है गाइस, स्टडी बाबा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं, कल हमने विजन टेस्ट सीरीज़ के 25 क्वेश्चन किए थे और आज हम जैसे पार्ट 1 था हमारा टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया था और आज हम करेंगे 25 क्वेश्चन पार्ट 2 में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें यह एक संविधानेतर निकाय है। सेकंड ऑप्शन है यह निर्देशात्मक और नीतिगत सहयोग प्रदान करता है, ना कि तकनीकी परामर्श। थर्ड ऑप्शन है इसमें यह एक सहयोगात्मक और आधार से शीर्ष यानी बॉटम अप दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसमें पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। चलिए देखते हैं। पहले हम नीति आयोग को देखते हैं। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार है। ये फर्स्ट ऑप्शन में जैसे इसने कहा है कि संविधानेतर निकाय, ये संविधानेतर निकाय है क्योंकि ये ना तो संवैधानिक निकाय है ना ही सांविधिक निकाय, ये गैर संवैधानिक निकाय है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है यह निर्देशात्मक और नीतिगत सहयोग प्रदान करता है, ना कि तकनीकी परामर्श। तो सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग है इसमें, क्योंकि ये नीतिगत और निर्देशात्मक के साथ साथ तकनीकी परामर्श भी प्रदान करता है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं हम, यह एक सहयोगात्मक और आधार से शीर्ष बॉटम दृष्टिकोण प्रदान करता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट, क्योंकि जो योजना आयोग था नीति आयोग से पहले, तो उसमें जो आधार उसमें शीर्ष से आधार में योजनाएं बनाई जाती थी, जैसे जिला स्तर से शुरू की और उसको गांव स्तर तक ले जाना, जबकि नीति आयोग में जो योजनाएं बनाई जाती है वो गांव से जिला स्तर तक ली जाती है, यानी कि आधार से शीर्ष। तो इसका ऑप्शन ठीक रहेंगे फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूर्ववर्ती भारतीय रियासतों के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इधर देशी रियासत दिए गए हैं, दूसरी तरफ मिलान वाले क्वेश्चन है, इस तरह के आते हैं यूपीएससी में, मोस्टली देखे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अब यूपीपीसीएस में भी यही वाला पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। जैसे हैदराबाद है जनमत संग्रह, जूनागढ़ सैन्य कार्रवाई, कश्मीर विलय पत्र। तो हमें ये देखना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कि सही दिया गया है। तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो ब्रिटिश सरकार ने ये ऑप्शन दिया था, तब 552 रियासतें थी। ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि जो रियासतें आज़ाद होना चाहती हैं वो आज़ाद रह सकती है, चाहे तो भारत या पाकिस्तान के साथ मिलकर रह सकती है। तब 552 रियासतों में से 549 रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ से विलय कर ली थी, जबकि 3 रियासतें जिनमें हैदराबाद है, जूनागढ़ है और कश्मीर, ये तीनों अलग रहे थे। उसमें हैदराबाद को बाद में सैन्य कार्रवाई के थ्रू मिला लिया गया था भारत में, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के साथ मिलाया गया था और कश्मीर को विलय पत्र के साथ मिलाया गया था। तो इसमें थर्ड ऑप्शन इज राइट, यानी कि कश्मीर विलय पत्र इसका सही मिलान है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंबुबाची मेला असम, यानी कि महोत्सव त्योहार दिए हुए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं कि कौन सा त्योहार कौन से राज्य का है। अंबुबाची मेला असम, चैत्र जात्रा ओडिशा, विशु उत्तर प्रदेश, रंगोली बिहू झारखंड। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सही है। तो अंबुबाची मेला ये असम का नहीं है, बल्कि ये अंबुबाची मेला असम का ये गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के पीठासीन देवी के वार्षिक राजधर्म का प्रतीक उत्सव है। इसे पहले यानी कि पूर्व में महाकुंभ कहा जाता था। दूसरा चैत्र जात्रा ये ओडिशा का है। विशु ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये बल्कि केरल का महोत्सव माना जाता है। इस महोत्सव में जो श्रद्धालु होते हैं वो भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। और रंगोली बिहू जो है वो असम का है, झारखंड का नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट।
इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसको मोस्टली क्वेश्चन जब पेपर होते हैं ये कंफ्यूज कर देते हैं कि नहीं पूछा जाता है कुछ क्वेश्चनों में, और हम जल्दी में पढ़ने की वजह से उसको ये ध्यान नहीं कर पाते कि इसमें सही पूछा है या नहीं पूछा है। इस चीज़ को खास तौर पे ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ये भारत की संचित निधि का लेखा परीक्षण करने हेतु अधिकृत है। सेकंड ऑप्शन है केग भारत के राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। थर्ड ऑप्शन है केग केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करते हैं। थर्ड ऑप्शन है केग को उन्हीं आधारों और उसी रीति से हटाया जा सकता है जिन पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसमें ऑप्शन 3 रॉन्ग है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग राइट जो हम करेंगे वो ऑप्शन राइट 3 करेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन ठीक है, लेकिन इसमें नहीं पूछने की वजह से हम ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। सेकेंड ऑप्शन है ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग और आंगल भारतीय समुदाय दोनों के लिए संवैधानिक एवं विधिक रक्षोपायों के मामलों की जांच करता है। थर्ड ऑप्शन है एनसीबीसी के सदस्यों की सेवा और कार्यकाल की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। लास्ट ऑप्शन है इसमें यह भारत के राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो इसमें नहीं पूछा है। 1992 में मंडल वाद के निर्णय के बाद में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को पिछड़े वर्गों की सूची में नागरिकों के हित के लिए एक गठन के लिए कहा, जो 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबी की स्थापना की गई। वर्ष 2018 में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आयोग को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है, और एनसीबीसी में एक नया अनुच्छेद 338 को भी जोड़ा गया है। 338 ओके, जिसमें देखिए एनसीबीसी जो है वो भारतीय समुदाय जो है, ये अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है और आंगल भारतीय समुदाय है, इनके संवैधानिक और विधिक रक्षोपाय के मामलों की जांच नहीं करता है। ये मामलों की जो जांच होती है वो एनसीएससी द्वारा की जाती है। सी ऑप्शन जो है एनसीबीसी के सदस्यों की सेवा और कार्यकाल शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो ये ऑप्शन सही है। लास्ट ऑप्शन है इसमें ये भारत के राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसमें आंसर करेंगे हम सी, बी आंसर करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई कार्ड धारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें कोई व्यक्ति जो अन्य देश का नागरिक है किंतु संविधान लागू होने के पश्चात किसी भी समय भारत का नागरिक था, ओसीआई कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र है। सेकेंड ऑप्शन है ओसीआई कार्ड धारक किसी भी उद्देश्य से भारत आने के लिए अनेक बार प्रवेश बहुउद्देशीय आजीवन वीजे का हकदार होता है। थर्ड ऑप्शन है इसमें ओसीआई कार्ड धारक लोक नियोजन के मामले में अवसर की समता के अधिकार का लाभ प्राप्त करते हैं। इसमें ऑप्शन देखते हैं हम। इसमें कहा है कौन सा कथन सही है। चलिए इसके स्टेटमेंट देखते हैं हम। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन इज राइट। चलिए देखते हैं इसमें फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन किस लिए सही है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। संविधान लागू होने के समय अथवा उसके पश्चात किस समय भारत का नागरिक है, यानी कि 26 जनवरी 1950 के समय भारत का नागरिक होने के लिए पात्र था। सेकंड ऑप्शन इसमें अगर देखेंगे
ऐसे राज्य क्षेत्र से संबंध जो 15 अगस्त 1947 के पश्चात भारत का भाग बन गया, या फिर ऐसे नागरिक का पुत्र पुत्री पौत्र पौत्री पोता पोती यानी कि दोहित्र दोहित्री इस तरह से अगर कोई है, और किसी ऐसे व्यक्ति को जो खंड के में वर्णित किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री है, जो इस तरह के नागरिक होते हैं उनको नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत या प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड धारक का विदेशी मूल का पति पत्नी जिसका विवाह निबंधित है, आवेदन प्रस्तुत करने के लिए तिथि के पूर्व कम से कम 2 वर्ष निरंतर जारी है। ठीक है, लेकिन ओसीआई का जो उद्देश्य है उसको देखते हैं, वो किस लिए है। ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में अनुसंधान कार्य करने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी, जिसके लिए वे इंडियन मिशन पोस्ट FRRO को आवेदन प्रस्तुत करते हैं। भारत आने के लिए अनेक बार बहुउद्देशीय आजीवन वीजा प्रदान किया जाता है ओसीआई के अंतर्गत। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें मूल रूप से भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सेकंड ऑप्शन है यह अधिकारी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन होता है। थर्ड ऑप्शन है यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, क्योंकि भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 से 55 की अनुशंसाओं के आधार पर 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 350B अंतःस्थापित किया गया। इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसको भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। सेकंड ऑप्शन, ये अधिकारी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन होता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट। थर्ड ऑप्शन में कहा है ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है, तो ये केंद्र सरकार को प्रस्तुत नहीं करता है बल्कि राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। A1 और 2 ऑप्शन इज राइट, यानी कि B ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी देश के संविधान और राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन है संविधान किसी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के मध्य परस्पर संबंधों के साथ साथ व्यक्तियों और सरकार के मध्य संबंध को भी निर्धारित करता है। सेकेंड ऑप्शन है यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे सभी देशों में जहां संविधान लागू है वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विद्यमान है। थर्ड ऑप्शन है संविधान द्वारा सरकार की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। इसमें पूछा है कि कौन सा उत्तर सही है, सही उत्तर चुनना है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं ये संविधान और राज्य व्यवस्था के संदर्भ में तीनों सही हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित में से किनकी परिलब्धियों और विशेषाधिकारों से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष। सेकंड है प्रधानमंत्री। थर्ड ऑप्शन है इसमें राज्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। फोर्थ ऑप्शन है इसमें लोकसभा के विपक्ष का नेता। तो ये पूछा है कि कौन सा सही है। इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा A ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और दूसरा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। जो दूसरी अनुसूची है उनमें कुछ विशेषाधिकार और भत्ते परिलब्धियों का प्रावधान किया गया है, जिनमें है हमारे भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों की विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ साथ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके या किनके उल्लंघन के आधार पर किसी विधि को शून्य घोषित कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है मूल अधिकार, सेकंड ऑप्शन है राज्य के नीति निदेशक तत्व, थर्ड ऑप्शन है मूल कर्तव्य। तो इसमें होगा सिर्फ मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर ही उच्चतम न्यायालय किसी विधि को शून्य घोषित कर सकता है। और अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय को 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वाद दिए गए हैं और निर्णय दिए गए हैं। तो फर्स्ट है शंकरी प्रसाद वाद, संसद किसी भी मूल अधिकार को न्यून कर सकती है। सेकंड ऑप्शन है इसमें केशवानंद भारती वाद, मूल ढांचे की सिद्धांत की उत्पत्ति। थर्ड है मिनर्वा मिल्स वाद, मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के मध्य संतुलन। तो इसका आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें जो 3 वाद दिए गए हैं तीनों का सही मिलान है। जो शंकरी प्रसाद मामला वाद था 1951 में, उसमें उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान और मूल अधिकारों के संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है, जिसमें संसद संशोधन करके मूल अधिकारों को छीन भी सकती है और न्यून भी कर सकती है, और उसको अनुच्छेद 13 के तहत शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। फिर 1967 में गोलकनाथ मामला आया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय पलट दिया और कहा कि जो संसद है वो ना तो मूल अधिकारों को छीन सकती है ना ही न्यून कर सकती है। ठीक है। और जो केशवानंद भारती वाद है ये आया था 1973 में, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन भी कर सकती है और न्यून भी कर सकती है, लेकिन जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये जो मिनर्वा मिल्स मामला है ये 1980 में वाद जो है, उच्चतम न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन की अपरिवर्तनीय शक्ति को अमान्य घोषित कर दिया था। कहा कि यह न्यायिक समीक्षा संविधान के मूल ढांचे का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों का प्रतिबंध करने वाली विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद में निहित है। सेकेंड ऑप्शन है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को प्राप्त है। तो इसमें देखते हैं आर्टिकल 33 में कहा गया है कि सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों का निर्बंधन या निराकृत करना, यह अनुच्छेद 33 में कहा गया है। अनुच्छेद 35 में संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने और विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई है। जो आर्टिकल 35 है उसमें सिर्फ संसद को ही शक्ति प्रदान की गई है कि वो उस पर कानून बना सकता है, जबकि राज्य विधानमंडल को ये शक्ति प्राप्त नहीं है। और सेकंड ऑप्शन जो है इसमें ये आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम से संबंधित है। संसद को मूल अधिकारों के तहत अपराध घोषित किए गए कामों हेतु दंडित करने के लिए विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है, जिनमें शामिल है अनुच्छेद 17 का छुआछूत स्पर्शता और दूसरा है अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम। ये जो अनुच्छेद 17 और 23 है उस पर सिर्फ संसद ही कानून बना सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं बना सकती है। तो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या से अधिकारों को संविधान द्वारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों के तहत प्रत्याभूत किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार। सेकंड ऑप्शन है अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। ऑप्शन देखिए इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि अनुच्छेद 29 में यह उपबंध वर्णन किया गया है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिक के किसी भी अनुभाग को अपने विशेष भाषा, लिपि और संस्कृत को सुरक्षित रखने का अधिकार है। और अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धार्मिक हो या भाषाई हो, उनको अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस हेतु आपात की उद्घोषणा वाक्यांश का प्रयोग किया गया है? केवल राष्ट्रीय आपात, नेक्स्ट है केवल राष्ट्रपति शासन, या फिर केवल राष्ट्रीय आपात या राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन। इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। केवल राष्ट्रीय आपात को ही संविधान में आपात की उद्घोषणा शब्द से संबोधित किया गया है। ये अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन किया गया है आपात की उद्घोषणा के नाम से। ये युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपात को राष्ट्रीय आपात के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका में निम्नलिखित में से कौन सा पद इस धारणा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है कि भारत के लोगों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि वे एक ही परिवार के सदस्य हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बंधुत्व यानी कि भाईचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित मामले में से कौन सा या से अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्याभूत मूल अधिकारों का उल्लंघन माना या माने जा सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, महिलाओं को एक नवीन सूचना तकनीक आईटी कार्यालय को खोलने से निषेध करना। सेकंड ऑप्शन है कुछ जातियों के लोगों को परंपरागत व्यवसाय करने हेतु बाध्य करना। ऑप्शन 3 है सरकार के प्रशासन से संबंधित सामान्य सूचना प्रदान करने से मना करना। इसमें कहा है कौन सा ऑप्शन सही है, सही उत्तर चुनना है हमें। तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट इज करेक्ट। आर्टिकल 19 में ये तीनों मूल अधिकार के तहत दिए गए हैं। देखिए अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को निम्नलिखित 6 अधिकार गारंटी किए गए हैं। पहला तो जो है वो है वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार। थर्ड है संगम या संघ बनाने का अधिकार। नेक्स्ट है इसमें राज्य में, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार। नेक्स्ट है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने का अधिकार। और नेक्स्ट है इसमें वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। वैसे इस पर जो सरकार है वो युक्तियुक्त रोक लगा सकती है, जैसे कि अगर व्यापार करने पे या उपजीविका पे सरकार रोक लगाती है, जो भी ट्राइब्स एरिया होते हैं उन पे आम लोगों का जाना अलाउ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ जाने से उनकी जो जीविका है वो प्रभावित हो सकती है। तो आर्टिकल 19 में ये सब अधिकार दिए गए हैं। तो उसके तहत तो आर्टिकल 19 में इन तीनों कार्यों को करने के लिए निषेध नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह को एक राजनीतिक दल के पृथक करने वाली अनन्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ए ऑप्शन दिया है, इसमें दलों के पास राजनीतिक उद्देश्य होते हैं जबकि दबाव समूह राजनीतिक मुद्दे नहीं उठाते हैं। बी ऑप्शन है, दबाव समूह के पास एक संगठनात्मक संरचना नहीं होती है जबकि राजनीतिक दलों के पास संगठनात्मक रचना होती है। सी ऑप्शन है, दबाव समूह सत्ता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते जबकि राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। डी ऑप्शन है, दबाव समूह लोगों को संगठित करने का प्रयास नहीं करते हैं जबकि राजनीतिक दल समूह
दल लोगों को संगठित करने का प्रयास करते हैं। इसमें सी ऑप्शन इज राइट है, क्योंकि जो दबाव समूह है वो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, किंतु राजनीतिक दलों के विपरीत दबाव समूह राजनीतिक सत्ता को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित या साझा करने का लक्ष्य नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राय सुर्खियों में रहा एंथूरियम पादप है। ऑप्शन है यह एक घरेलू पुष्पीय पादप है जिसे निकटवर्ती परिवेश की वायु के शोधन तथा हानिकारक वायुजनित रसायनों को विस्थापित करने हेतु जाना जाता है। बी ऑप्शन है ऐसी विदेशज प्रजाति जो अपने क्षेत्र की जैव विविधता को कमी करती है। सी ऑप्शन है मृदा से हानिकारक धातु एवं रसायनों को अवशोषित करने वाले पादप। डी ऑप्शन है कैंसर का उपचार करने वाली औषधीय पादप। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। यह एंथूरियम घरेलू पुष्पीय पादप है जिसे निकटवर्ती परिवेश की वायु के शोधन तथा फॉर्मल्डिहाइड, अमोनिया, टालुइन, जाइलिन और एलर्जीनस जैसे हानिकारक वायुजनित रसायनों को विस्थापित करने हेतु जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है इसे प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है यह राज्य और स्थानीय सरकारों जैसे कि ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारें के मध्य राजस्व के वितरण की समीक्षा करता है। थर्ड ऑप्शन है आयोग के सदस्य राज्य सरकार के अधीन पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी इज रोंग, क्योंकि जो आयोग के सदस्य होते हैं वो दोबारा से नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज रोंग हो जाएगा, इसका फर्स्ट और सेकंड राइट हो जाएगा। जो राज्य वित्त आयोग है वो अनुच्छेद 243A के तहत 5 वर्षों के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त, जो 243I है उसके तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन भी सही है। और जो दूसरा ऑप्शन कहा है इसमें कि यह राज्यों और स्थानीय सरकारों जैसे कि ग्रामीण और शहरी स्थानीय है उसके मध्य राजस्व का वितरण की समीक्षा करता है। तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक विशेषताओं के विभिन्न स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विशेषता दी गई है और दूसरी साइड है स्रोत। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, कनाडा। सेकेंड ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, ऑस्ट्रेलिया। थर्ड ऑप्शन है राज्य के नीति निदेशक तत्व, सोवियत संघ। इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित है, सही सुमेलित बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, यानी कि केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति ये कनाडा के संविधान से ली गई है और सदन के सदनों का संयुक्त अधिवेशन ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व सोवियत संघ से नहीं लिए गए हैं बल्कि ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से भारत सरकार अधिनियम 1919 के भाग थे। फर्स्ट ऑप्शन है इसके तहत एक लोक सेवा आयोग की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया। सेकंड ऑप्शन है इसने प्रथम बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव आरंभ किया। थर्ड ऑप्शन है इसने दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली आरंभ की। और फोर्थ ऑप्शन है इसने प्रांतों में द्वैध शासन योजना की आरंभ की है। इसका ऑप्शन होगा हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 4। जो थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है इसमें दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधि चुनाव की प्रणाली नहीं थी, बल्कि मुस्लिम और जो आंग्ल भारतीय थे या आंग्ल ईसाई थे उनके लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली थी, दलितों के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में सुर्खियों में रहा किस्सा ख्वानी बाजार नरसंहार निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। खुदाई खिदमतगार, पुनप्पा वायलार। सी ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन और डी ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। इसका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, खुदाई खिदमतगार। जो खुदाई हाल ही में 23 अप्रैल 1920 को किस्सा ख्वानी बाजार नरसंहार की 90वीं वर्षगांठ मनाई गई है।
और जो इसके संस्थापक थे बादशाह खान अब्दुल गफ्फार, उनको भारत के जो अब्दुल गफ्फार हैं उनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है और उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, भारत का संविधान यूपीएससी की सदस्य संख्या को विनिर्दिष्ट करता है। सेकंड ऑप्शन है, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तों को निर्धारित करने हेतु संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रपति को अधिकृत किया गया है। थर्ड ऑप्शन है, पदच्युति के तरीके का आधार संविधान में विनिर्दिष्ट किया गया है। तो इसमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है और यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है तथा भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण भी है। और जो संविधान में आयोग की सदस्य संख्या को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग हो जाएगा। संविधान में जो यूपीएससी के सदस्य संख्या है उसको नहीं बताया गया है, इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषाधिकार रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निजी और सार्वजनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध रिटें जारी की जा सकती है। सेकंड ऑप्शन है, उच्चतम न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालयों का रिट क्षेत्राधिकार व्यापक है। तो 49 में दोनों स्टेटमेंट सही है। निजी और सार्वजनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध रिटें जारी की जा सकती है। और सेकंड ऑप्शन जो है, उच्चतम न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालयों का रिट क्षेत्राधिकार व्यापक है। इसमें जो है वो उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय से ज़्यादा क्षेत्राधिकार बढ़ाया गया है। और आर्टिकल देखिए, उच्चतम न्यायालय को तो सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही रिट जारी करने का अधिकार है, जबकि उच्च न्यायालय को मूल अधिकार के अलावा भी अन्य अधिकार जैसे वैधानिक अधिकार होते हैं, कानूनी अधिकार होते हैं, उनके उल्लंघन पर भी रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता के अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, भारत के पदस्थ विदेशी राजनयिकों के बच्चे जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है, यदि कोई विदेशी राज्य क्षेत्र भारत का भाग बनता है तो क्षेत्र के सभी निवासी स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाते हैं। तो इसका ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। डी ऑप्शन होगा इसका, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिक या शत्रु देश के नागरिकों के बच्चे जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, जैसे इसमें कहा गया है कि यदि कोई विदेशी राज्य क्षेत्र भारत का भाग बनता है तो क्षेत्र के सभी निवासी स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाते हैं। तो वो स्वतः ही नहीं बनते, उसके लिए भारत सरकार को एक पत्र जारी करना पड़ता है, यानी कि एक राज्य क्षेत्र के लिए पत्र विनिर्दिष्ट करता है जिससे वे सभी भारत के नागरिक होंगे। जिस तरह से 1962 में जारी किया था, जब पांडिचेरी भारत का एक भाग बन गया तो भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता पांडिचेरी आदेश 1962 जारी किया था। और दूसरा, केंद्र सरकार यदि कोई भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है किसी व्यक्ति को, यदि वह भारतीय मूल का व्यक्ति है तथा जो पंजीकरण हेतु आवेदन करने से 7 वर्ष पूर्व भारत में सामान्य रूप से निवास कर रहा है, तो भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है। थैंक यू गाइस, आज हमारे विजन की टेस्ट सीरीज का पार्ट 1 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है, यानी कि 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं हमारे। और कल हम फिर से 25 क्वेश्चन लाएंगे। इसी तरह से आप हमारे चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।